टाइम था 23 जून 2025 का और जगह थी छत्तीसगढ़ का रायपुर। जब दोपहर का टाइम हो चुका था, सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली चल रही थी और इसी टाइम कुछ एक कचरा उठाने वाले लोग जब कचरे के बीच जाते हैं तो उन्हें वहां पर बिल्कुल एक नई संदूक मिलती है। वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस संदूक के पास पहुंचे तो इस संदूक से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो उन्हें इस बारे में शक हो जाता है कि आजकल हमारे देश में काफी सारे लोग बैगों में मिल रहे हैं, कोई ट्रंक में मिल रहा है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, जिसके चलते वो लोग सीधा का सीधा सड़क पर आ जाते हैं और वहां पर लोगों को रुकवा कर इस बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। तो कुछ लोग तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और काफी सारे लोग इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज को देखा होगा जिन्हें कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और जब वो लोग उस संदूक के पास पहुंचे तो उन्हें भी काफी ज्यादा गंदी बदबू आई और उसके बाद सीधा का सीधा पुलिस के पास कॉल कर दिया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर कचरे के ढेर में बिल्कुल एक नई संदूक को गिराया गया है और इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। तो प्लीज आप लोग आकर एक बार इसे संभाल लीजिए। पुलिस इस टाइम दूसरी तरफ एक ऐसे ही केस के ऊपर काम भी कर रही थी, क्योंकि यहीं पास की एक सोसाइटी से गार्ड का फोन आया था। सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि जनाब, यहाँ से दो लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके हाथ में की एक संदूक थी और उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो सीधे के सीधे पुलिस अब उसी सोसाइटी में पहुंची हुई थी। वहां पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जब पुलिस को इस संदूक के बारे में पता चलता है कि यहाँ से एक संदूक को निकाला गया था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी, दूसरी तरफ इस जगह पर एक संदूक मिली है, उसके अंदर से भी बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो ये दोनों के दोनों संदूक एक ही तो नहीं। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने के लिए पुलिस उसी संदूक वाली जगह पर जा पहुंचती है जहां पर कि वीरान इलाके में इस संदूक को आखिरी टाइम में फेंका गया था। तो वहां पर जाकर जब पुलिस ने उस संदूक को खोला तो उन्हें पता चलता है कि इस संदूक के अंदर पूरे तरीके से इसके चारों ही तरफ सीमेंट का पेस्ट यूज किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक बैग भी मौजूद है, इसे भी पूरे तरीके से सीमेंट से कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन लगातार इसके अंदर से कुछ एक लिक्विड बाहर आ रहा है। तो पुलिस ने उस बैग को खोला। उस बैग के अंदर से पहली बार में तो बहुत ज्यादा गंदी बदबू बाहर आती है, क्योंकि इसके अंदर एक डेड बॉडी मौजूद थी। इसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी थी। पुलिस ने तुरंत उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो वह बैग मिला था, संदूक मिली थी, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। और दोबारा से पुलिस उसी सोसाइटी में जा पहुंचती है जहां से कि सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कॉल किया गया था और वहां पर जाकर गार्ड से पूछताछ करनी शुरू की जाती है। गार्ड ने बताया कि जनाब, इस बिल्डिंग के छठे फ्लोर से लगातार बदबू आ रही थी। काफी सारे लोगों ने इस बात की कंप्लेंट भी की थी, लेकिन इसी बात का अंदाजा था कि हो सकता है इस घर में रहने वाले लोग इस टाइम बाहर चले गए होंगे, क्योंकि जिस स्पेसिफिक घर से बदबू आ रही थी वो लोग अभी कुछ एक दिनों पहले ही यहाँ पर रहने के लिए आए थे। तो हमारा यही अंदाजा था कि वो जल्द से जल्द सफाई कर लेंगे। हो सकता है वो नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, तो बाद में जो बची हुई हड्डियां वगैरह थी उन्होंने अपने डस्टबिन में फेंक दी होंगी। लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो पुलिस को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो इस बिल्डिंग का जो मेन सीसीटीवी कैमरा था उसे देखना शुरू किया, जिसमें कि 21 तारीख को एक व्यक्ति इस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आता है और यही वो बंदा था जिसकी की डेड बॉडी इस टाइम संदूक के अंदर से निकली थी। तो पुलिस ने उसे पहचान लिया और ये बात पता की जाती है कि ये तो 6th फ्लोर पर पहुंचा था और वहां पर जाने के बाद ये कभी वापस बाहर आया ही नहीं। उसके बाद तो डायरेक्टली 23 तारीख को दो लोग एक संदूक को पकड़कर बाहर लेकर जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उस संदूक को अपनी गाड़ी में रखा। उसके बाहर का जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो वीडियो में काफी अच्छे से कैप्चर हो चुका था कि एक छोटी गाड़ी में इस संदूक को रखा गया है। ये पूरे तरीके से आ नहीं रही थी, जिसके कारण उस गाड़ी की डिग्गी अभी भी खुली हुई है और
जो ये महिला है, ये स्कूटी वाली महिला, ये हमेशा ही इसके साथ रही है। ऊपर से जब इस संदूक को नीचे लाया गया था तब भी ये इसके साथ थी, अभी भी इस गाड़ी के पीछे पीछे ही ये जा रही है। तो जरूर जो ये गाड़ी चला रहा है ये बंदा और ये स्कूटी वाली महिला, इसके अंदर गड़बड़ होगी। तो पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले तो पुलिस ने उस पूरी की पूरी वीडियो को देखा जिसमें कि वो लोग उस लिफ्ट से इस संदूक को लेकर आए थे और उसके बाद बाहर की तरफ गए थे। इनके पीछे पीछे ही एक लड़का पहले तो लिफ्ट के अंदर घुसता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, तो वो साथ के साथ बाहर निकल आता है और जाकर चेक करने लगता है कि आखिरकार ये लोग इस संदूक में ऐसी क्या चीज डालकर लेकर गए हैं कि इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उसे शक तो उसी टाइम हो गया था जब उसने देखा कि इन दोनों ही लोगों ने अपने फेस को कवर कर रखा है। नीचे भी कुछ एक लिक्विड इस टाइम जमीन पर गिर रहा था, तो उसने जाकर सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में बताया। तो सिक्योरिटी गार्ड केयरटेकर के पास जाता है और केयरटेकर जब लिफ्ट की सफाई के लिए आता है तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से साफ साफ कह दी कि मैंने आज से पहले इतनी गंदी बदबू यहाँ पर कभी भी नहीं फील की। सिक्योरिटी गार्ड इन सारी ही घटनाओं के बाद थोड़ा घबरा जाता है, तो उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस को सारी की सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताया कि जनाब कुछ इस तरीके से दो लोग संदूक लेकर गए हैं और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, तो आप लोग आकर प्लीज एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। और इसीलिए पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई थी। और दूसरी तरफ पुलिस के पास कॉल आ जाता है कि उन्हें एक बिल्कुल नई संदूक मिली है, तो आकर आप लोग इसे भी चेक कर लीजिए। पुलिस को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चल चुका था, तो पुलिस को इस बारे में भी विश्वास हो चुका था कि 6th फ्लोर के इस रूम में रहने वाले आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने कि इस संदूक का यूज किया है। सबसे पहले तो पुलिस सीधा का सीधा उनके रूम में जा पहुंचती है। वहां से पुलिस को कोई खास पहचान उन लोगों की नहीं होती, लेकिन ये लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए थे, तो सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछताछ की जाती है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हाँ जनाब, हमारी बिल्डिंग में कोई भी रहने के लिए अगर आता है तो हम लोग उसका आधार कार्ड या फिर उसकी कोई ना कोई एक आईडी ले लेते हैं। पुलिस ने जब उस आईडी को चेक किया तो ये बात पता चलती है कि ये आईडी तो फेक है, लेकिन दूसरी तरफ जिस गाड़ी में ये लोग इसे लेकर गए थे वहां से पुलिस ने अब अंदाजा लगाना शुरू किया कि इनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम है और उसके बाद तो कातिल पकड़ा ही जाएगा। लेकिन जब इस बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात पता चलती है कि ये गाड़ी तो इन लोगों के द्वारा हफ्ता 10 दिन पहले ही खरीदी गई है। तो उस आदमी से भी पूछा जाता है कि क्या वो अपना कोई आईडी कार्ड वगैरह इन्हें देकर गए थे, तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास उन्होंने अपना आधार कार्ड जमा करवाया था और जितने भी पैसे थे वो उन्होंने नकद दिए थे। इसके अलावा तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वहां पर भी जो आधार कार्ड उस आदमी को दिया गया था वो भी डुप्लीकेट था। तो अब पुलिस को कुछ समझ भी नहीं आता है कि इन लोगों ने इस कत्ल को अंजाम देने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग काफी ज्यादा सोच समझ कर की है। लेकिन पुलिस को पक्का विश्वास था कि इन्होंने छोटी मोटी कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की होगी जिसके चलते हम लोग इन्हें पकड़ पाएंगे। तो आखिर में जो वो संदूक थी जिसके अंदर की वो डेड बॉडी मिली थी उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था और ये नाम उसी संदूक वाली दुकान का था जहां से कि ये संदूक खरीदी गई थी। तो पुलिस अब सीधा का सीधा उसी व्यक्ति के पास जा पहुंचती है, जाकर बताने लगती है कि इस तरीके से हमें ये संदूक मिली है, इसके अंदर से एक डेड बॉडी मिली है, क्या तुम इस संदूक को पहचान सकते हो? और उस दुकानदार ने भी इस बात के लिए हाँ भर ली कि हाँ जनाब, ये संदूक तो 2-3 दिन पहले ही मेरी दुकान से खरीदी गई है। तो पुलिस ने अब पूरा का पूरा मामला उस आदमी को बताया और उससे ही पूछताछ करनी शुरू की कि क्या दोबारा से अगर वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे, और इसके अलावा उन्होंने तुम्हें पैसे किस तरीके से दिए थे? तो उसने कहा कि जनाब, उन्होंने मुझे ऑनलाइन पेमेंट की थी। और यहीं से ये केस क्रैक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्होंने सारी की सारी जगहों पर अपनी नकली आईडी दे दी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके जो असली बैंक अकाउंट थे उनका पता चल जाता है। और उसके बाद पुलिस ने जब इनके बैंक अकाउंट से इनके नाम पते निकालने शुरू किए तो ये बात पता चलती है कि इनका नाम अंकित और शिवानी है और इनकी सारी की सारी अब तो डिटेल आ चुकी थी। तो पुलिस को इस बारे में भी पता चल जाता है कि उसी दिन फ्लाइट पकड़कर छत्तीसगढ़ से दिल्ली चले गए थे।
तो वहां पर दिल्ली का जो कुछ भी इनका ठिकाना था, पुलिस वहां पर जाकर रेड मार देती है और वहां पर जाकर इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस इन्हें अपने साथ छत्तीसगढ़ ले आती है और इनसे पूछताछ करनी शुरू करती है। और उसके बाद अंकित ने सारी की सारी चीजें पुलिस को डिटेल से बतानी शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है उसका नाम किशोर है। दरअसल अंकित खुद एक वकील है, इसके पास तरह तरह के केसेस आते रहा करते थे और एक दिन ऐसा भी आया जब किशोर अपना केस लेकर इसके पास पहुंचता है। इसकी जमीन जायदाद की कुछ एक लफड़े चल रहे थे जिसे कि अंकित ने काफी अच्छे से सॉल्व किया। आपस में इन लोगों की उसके बाद अच्छे से बनने लगती है। उसके बाद किशोर ने ये बात कही कि वो अपनी कुछ एक जमीन बेचना चाहता है। 50 लाख रुपए की उसकी वो जमीन बिक जाती है और अब अंकित को पता था कि इसके पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं। आपस में एक दूसरे के साथ उनकी इतनी बनने लगी थी कि वो लोग पर्सनली टाइम भी अब एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। कभी कभार अंकित उससे मिलने के लिए जाता रहा करता था और असल दिक्कत तो ये थी कि किशोर तो उससे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन अंकित को इस बारे में पता चल चुका था कि इसकी फैमिली में कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है। तो उसने किशोर से ये बात कही कि मुझे पैसों की कुछ एक जरूरत है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मैं जल्द से जल्द आपके लौटा दूंगा। किशोर भी इस बात के लिए मान जाता है कि इस बंदे को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, आज तक तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आगे क्या होने वाली है। और वैसे भी इतने पैसे लेकर वो कहां पर जाएगा, तो वो उसे पैसे दे देता है। लेकिन एक टाइम पीरियड बीत लेने के बाद किशोर अपने पैसे वापस मांगता है। अंकित ने ये बात कही कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे कुछ एक टाइम चाहिए, उसके बाद वो पैसे लौटा देगा। किशोर इस बात के लिए भी मान जाता है। लेकिन इसी टाइम किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसने अपने सारे के सारे जितने भी पैसे थे वो जगह जगह पर लगा दिए थे और अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो उसने अंकित से ही कहना शुरू किया कि भाई अब मुझे पैसे की जरूरत है, तू मेरे पैसे लौटा दे। तो अंकित भी इस बात के लिए हाँ भर लेता है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर पर आता है तो उसने अपनी पत्नी को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया। तो शिवानी और अंकित आपस में मिलकर इसी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ये बंदा बिल्कुल अकेला है, आखिरकार इसे पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी और इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है, अभी भी ये पैसे को लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों रहता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही बहन है, वो इससे बहुत ज्यादा दूर रहती है, आपस में तो इनकी बातें होती ही नहीं, तो आखिरकार ये मुझसे बार बार पैसे क्यों मांग रहा है। असल में वो उसके पैसे वापस लौटाना ही नहीं चाहता था। तो अब इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग बनानी शुरू की कि क्यों न हम लोग इसे बीच रास्ते से ही हटा दें। उसके बाद इसका कोई जान पहचान का नहीं है, इसका कोई अता पता लेने वाला ही नहीं आएगा और दूसरी तरफ हमारे ऊपर तो कुछ केस चलने ही वाला नहीं। तो इन दोनों ने बैठकर अब प्लानिंग बनानी शुरू की। उन्होंने किशोर को अपने घर पर बुलाया और ये बात कही कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो क्यों न आप हमारे साथ आकर रहें। वैसे अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन आपका हम लोग काफी अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। किशोर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और 21 तारीख को वो उसके घर पर जा पहुंचता है। लेकिन अंकित ने और शिवानी ने उसे अपने घर पर बुलाने से पहले ही अपना घर बदल लिया था। उसने ये बात कही कि हमारे पुराने घर पर इस टाइम रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप ऐसा करें, हम लोग यहाँ पर इस टाइम एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पुरानी प्लानिंग के अनुसार सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट दे रखी थी। अपनी कोई भी आईडी उन्होंने नहीं दे रखी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि वो लोग यहाँ पर क्या कांड रच कर जाने वाले हैं। इसी टाइम अंकित ने एक सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीद ली थी और वहां पर भी उसने अपना नकली आधार कार्ड दिया था और उसका अंदाजा यही था कि पुलिस तो उसके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं, क्योंकि इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर आकर दबाव बनाएगा नहीं। जिसके चलते जैसे ही 21 तारीख की शाम को करीबन 6 साढ़े 6 बजे किशोर इनके घर पर पहुंचता है, तो वो लोग इसे वहीं पर दबोच लेते हैं और उसका गला घोट देते हैं। लेकिन अभी भी शिवानी इस बात से घबरा रही थी कि हो सकता है अभी भी इसकी सांसें चल रही हो, ये सिर्फ
बेहोश हुआ हो तो हमें इसे अच्छे से मार देना चाहिए। तो वो रसोई में जाती हैं, वहां से एक चाकू लेकर आती है और उसके बाद उसकी गर्दन पर काफी सारे वार करते हैं। उन्होंने पहले से ही एक बैग का जुगाड़ कर लिया था, बाद में उसकी बॉडी को उस बैग में ठूस दिया जाता है। लेकिन इस टाइम इसके गले पर चाकू लग चुका था, जिसके चलते लगातार इसकी बॉडी से खून बह रहा था और वो खून इस बैग से बाहर आ जाता है। तो उन्होंने इस बात की तो कोई प्लानिंग बनाई ही नहीं थी कि इसके हम लोग चाकू मारने वाले हैं और उसके बाद अगर खून बाहर आ जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अब प्लान से बाहर हो रही थी। तो उन्होंने उस बॉडी को वहीं पर अपने बाथरूम में रख दिया उसी बैग के साथ। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो लोग बाजार में जा पहुंचते हैं। वहां से उन्होंने एक संदूक खरीदी और इसी टाइम उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, जिसके चलते आखिर में वो पकड़े जाते हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक को खरीदा तो उसे वो लोग लेकर वापस अपने घर पर आ पहुंचते हैं और इस टाइम भी लगातार उस संदूक से खून निकल रहा था। तो वो दोबारा से मार्केट जाते हैं, सीमेंट खरीद कर लाते हैं। सीमेंट को लाकर संदूक के चारों ही तरफ लगा देते हैं, जैसे कि उन्होंने कवरिंग कर दी हो। और अब तो जो ये इसकी बॉडी से लगातार लिक्विड निकल रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और लगातार उसकी बॉडी डिकम्पोज होती जा रही थी। अगले ही दिन उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगी थी। लेकिन इन सारी ही चीजों को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जब उन्होंने इस संदूक को उठाकर देखा तो ये बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने उस दिन का भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगले 23 तारीख को हम लोग इसे ठिकाने लगाने वाले हैं। 23 तारीख का जैसे ही दिन निकलता है तो उन्होंने इस संदूक को उठाया, ले जाकर लिफ्ट में रख दिया और उसके बाद आखिरी टाइम में जब ये सीसीटीवी देखी गई पुलिस वालों के द्वारा, यही वो एक्चुअल सीसीटीवी वीडियो थी। बाद में वो बंदा जो कि यहाँ पर इनके बाद आया था लिफ्ट में, उसे काफी ज्यादा गंदी बदबू महसूस होने लगती है। उससे वो सहन नहीं हो पाती, वो उनके पीछे पीछे ही बाहर निकल आता है और उसने देखा कि जमीन पर काफी सारे धब्बे पड़े हुए हैं। पानी इस टाइम इस संदूक से निकल रहा है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और उसने जाकर सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में बताया और कुछ इस तरीके से अंकित और शिवानी को पकड़ा जाता है। अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है और पुलिस अभी भी इनसे पूछताछ कर रही है। अंकित एक वकील था तो उसका ये अंदाजा था कि वो कभी भी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लेने के बाद आखिरकार वो बच ही जाएगा। लेकिन कोई कितना भी बड़ा क्राइम क्यों न कर ले, छोटा क्राइम क्यों न कर ले, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी ही कहानी को सुन लिया है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर कि अंकित ने कुछ एक पैसों के लिए अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद कर ली? क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने कांड रचा है, इसके हिसाब से तो इन्हें कम से कम उम्र कैद तो होने ही वाली है। टाइम था 7 जुलाई 2025 का और जगह थी बिहार का रामजी रोड। जब वहां पर रात को एक घर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसा क्या हो गया कि रात के टाइम एक महिला बहुत ज्यादा बुरे तरीके से रो रही है। तो वो लोग एक एक करके अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं और उन्होंने देखा कि ये रोने और चिल्लाने की आवाजें तो हमारे ही गांव के रहने वाले मोहम्मद मुमताज के घर से आ रही है। तो एक एक कर वो लोग आपस में बातें करते करते कि मोहम्मद मुमताज को ऐसा क्या हो गया कि उसकी पत्नी सबा फिरदौस इस टाइम रो रही है। तो सारे ही लोग इस टाइम आपस में बातें कर रहे थे कि हो सकता है उसके बेटे की तबीयत खराब हो, उसकी माँ उसे देख ना पा रही हो। तो ऐसे ही नॉर्मली बातें करते करते वो लोग मोहम्मद मुमताज के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने सबा से बात करने की कोशिश की। बहुत सारी गांव की महिलाएं सामने आती हैं और उन्होंने सबा से पूछा कि आखिरकार वो रात को इस तरीके से क्यों रो रही है। तो सबा इस टाइम रोते रोते एक तरफ इशारा करती है। गांव की कुछ एक महिलाएं और कुछ एक आदमी उस कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर का जब उन्होंने नजारा देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस टाइम मोहम्मद मुमताज जमीन पर पड़ा हुआ था। वो इस टाइम खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था और बहुत सारे लोग इस कंडीशन को उसकी नहीं देख पाए
पाए और वो लोग तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। कुछ एक लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मोहम्मद मुमताज को संभालते हैं और उसके बाद जाकर सबा से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसकी ऐसी हालत किसने की है। इस टाइम सबा तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। गांव की कुछ एक महिलाएं जैसे तैसे कर उसे संभालने लगती हैं। उसे थावस देते हुए ये बात कहती हैं कि उसे पुलिस ऑफिसर्स को सारी ही चीजें डिटेल से बता देनी चाहिए ताकि जो इस केस का मुलजिम है उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। इनका क्या नाम है? सबा परवीन, सबा फिरदौस। क्या हुआ था सबा जी? बेटा बता दो ना बेटा, सही सही बताइए था, इंसाफ मिलेगा। लेकिन सबा तो लगातार रोते ही जा रही थी। कभी कभी तो वो रोते रोते बेहोशी हो जा रही थी। तो कुछ एक महिला पुलिस ऑफिसर उसके पास जाती हैं, उसे थावस देते हुए उससे पूछने लगती है ताकि वो लोग इस केस के ऊपर अच्छे से छानबीन कर पाए, उसके पति के कातिलों को सजा दिलवा पाए। तो इसी टाइम सबा ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि रात का टाइम था, वो पानी पीने के लिए उठी थी। उसकी आंखें खुल गई थी। जब उसने लाइट ऑन की तो पता चलता है कि इस टाइम तो लाइट गई हुई है। तो वो जैसे ही घर के बाहर आती है और यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति यहाँ पर घर पर नहीं है। तो वो जाकर दूसरे कमरे में उसे चेक करती है और जब उसकी ऐसी हालत को उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसके बाद तो वो लगातार उसी टाइम से रो रही है। जरूर रात को इनके घर पर कोई न कोई आया होगा और उसके बाद इसके पति को इतना ज्यादा बेरहमी से मारकर वो लोग चले गए। जरूर वो लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए होंगे। जैसा कि यहाँ पर काफी सारे कपड़े भी बिखरे हुए हैं, तो हो सकता है उनकी आवाज को सुनकर इसके पति की नींद खुल गई होगी और उसके बाद इस तरीके से इसने अपनी जान गंवा दी। उसे बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से मारा गया था। जब पुलिस ऑफिसर्स ने इसकी बॉडी को बरामद किया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये बात पता चलती है कि इसके तो सिर में, छाती में, कमर में करीबन 17 बार चाकू मारे गए हैं। इसके अलावा इसके सिर को भी धड़ से अलग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। काफी ज्यादा मशक्कत इसके गले पर की गई है। इसके अलावा इसकी जो जांघ थी वहां पर भी एक तेज चाकू मारा गया है, उसे फाड़ने की कोशिश की गई है। और जो ये आखिरी टाइम में इसे मारा गया है, बहुत ज्यादा बेदर्दी के साथ इसकी जान ली गई है। अभी तक पुलिस ऑफिसर इसके ऊपर काम कर ही रहे थे। उनके हाथ कोई भी खास क्लू नहीं लगता है। इस गांव में और लोगों से भी वो लोग जाकर पूछताछ करते हैं। 1-2 दिन का जब टाइम गुजर चुका था, अब तक सबा भी अपने आप को संभाल चुकी थी। तो पुलिस ने अच्छे से उसे आराम से बैठा कर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि मैडम, उस टाइम तो आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, आप अच्छे से सारी ही चीजों को नहीं बता पाए, तो क्या आप वो सारी की सारी कहानी जो कि उस रात घटी थी वो डिटेल से बता पाएंगी। और उसके बाद सबा ने बताया कि रात का टाइम था, काफी सारे लोग इनके घर पर आ घुसे। उन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था। इसके पति आराम से सो रहे थे। उन्होंने आकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसका अंदाजा ये था कि जरूर ये लुटेरे रहे होंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हें पूरे तरीके से बांध कर यहाँ से चोरी करके चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तो इसे काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला। कुछ एक लोगों ने तो उसे पकड़ लिया था और कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने की उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसके सामने ही मारना पीटना शुरू कर दिया। इस टाइम इसके बच्चे दूसरी तरफ सो रहे थे। इन दोनों ही पति पत्नियों की उस टाइम तक नींद खुल चुकी थी और वो सारे लोग मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके पति को मार डालते हैं। लेकिन पिछली बार जो इसने स्टोरी सुनाई थी और जो अब की बार स्टोरी सुनाई है, ये बहुत ज्यादा अलग थी। तो पुलिस ऑफिसर्स को यहीं से शक होना शुरू हो जाता है कि मैडम, आपने पिछली बार तो कुछ और बताया था और अब तो आपकी स्टोरी पूरे तरीके से बदल चुकी है। तो क्या आप पहले झूठ बोल रही थी या फिर अब झूठ बोल रही हैं? और इन्हीं सारी चीजों का जब कंफ्यूजन चल रहा था तो कुछ एक लोग ये बात कहते हैं कि इनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही हुआ है, आप लोग जाकर उसे ही चेक कर लीजिए। और पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग सबा से ही उसकी
सारी की सारी कहानी सुन लेना चाहते थे। और जब सबा ने अब 2 कहानियां पुलिस के सामने रखी तो पुलिस ने ये बात कही कि इस जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है इसका डीवीआर कहाँ पर है। तो उसने ये बात कही कि डीवीआर तो वो चोर आखिरी टाइम में अपने साथ ही लेकर चले गए। तो पुलिस यहीं पर इनके घर के आसपास छानबीन करनी शुरू करती है और इनके घर के पिछली ही तरफ उस सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस वालों के द्वारा बरामद कर लिया जाता है। उस रात की पूरी वीडियो देख ली जाती है, लेकिन रात को इनके घर पर कोई आया ही नहीं था। और आखिर में पुलिस ऑफिसर्स सबा को ही पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और ले जाकर वहां पर पूछताछ सबा से ही शुरू कर देते हैं कि मैडम आपकी जो कहानियां हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं और जो कुछ भी मामला है वो आपके सामने ही है, तो आप हमसे ज्यादा मशक्कत मत करवाइए और सारी की सारी कहानी डिटेल से बताइए कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। सबा अभी भी लगातार अपनी कहानियां पुलिस के सामने रख रही थी। बार बार पता नहीं क्या क्या बातें वो पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब उसके ऊपर थोड़ी मशक्कत दिखाई तो सबा ने सारी की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उसने ये बात बताई कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा करता था, जिसका खास कारण ये था कि अब उसे कोई और लड़की पसंद आ चुकी थी, वो उसके साथ अफेयर में चल रहा था, वो इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं किया करता था। अब तो इसे मारने और पीटने में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ा करता था और यही कारण है कि एक रात इनकी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद इतना ज्यादा बुरे तरीके से ये इसकी जान ले लेती है। पुलिस को जैसे ही सबा की इन सारी ही बातों के बारे में पता चलता है तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुमताज के मोबाइल को चेक किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी कॉल के बारे में पुलिस को पता नहीं चलता है जिसमें कि वो किसी लड़की से बात करता हो, बार बार किसी के कांटेक्ट में वो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ जब सबा के मोबाइल को चेक किया जाता है, उसकी सारी की सारी कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है, तो ये बात पता चलती है कि इन्हीं की रिश्तेदारी के एक लड़के के साथ इस टाइम ये अफेयर कर रही थी। और इसी बात के चलते मोहम्मद मुमताज ने इनके घर पर पहले बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। बार बार जब इसे ये बात पता चलने लगती है कि इन्हीं की रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति है जिसके साथ की सबा इस टाइम रिलेशनशिप में आ चुकी है, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बार बार वो बंदा इससे मिलने के लिए इन्हीं के घर पर आता है, तो उसने अपने घर के बाहर इस टाइम सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे। उसने अपने मोबाइल में उसका पूरा का पूरा एक्सेस ले लिया था और वो अब दुकान पर भी बैठकर इन सारी ही चीज़ों को देखता रहा करता था कि उनके घर पर कौन आ और जा रहा है। किसी भी अगर संदिग्ध व्यक्ति का उसे शक होता कि ये बंदा अननोन है, ये हमारे घर पर आया है, तो वो तुरंत घर पर आकर अपनी वाइफ को संभाल लिया करता था। और इन्हीं चीज़ों से तंग आकर सबा ने अपने प्रेमी से ये बात कही कि ये बंदा अब हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें इसे बीच रास्ते से ही हटाना होगा। और उसके बाद उसने प्लानिंग बनानी शुरू की। उसने काफी सारे इस तरीके के एपिसोड देखे जिसमें कि एक व्यक्ति कत्ल करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन ये तैयारी सिर्फ इतनी ही रुकने वाली नहीं थी, जबकि उसने गूगल से ये भी सर्च किया कि अगर हम लोग कत्ल कर देते हैं तो बचने के क्या क्या तरकीबें हो सकती है। उसने एक अच्छा सा प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर के बाहर जो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो इस तरीके से डीवीआर यहीं पर आसपास में वो जब फेंक देगी तो आखिर में वो पकड़ी जाएगी। और दूसरी तरफ वो लगातार बार बार जो अपनी कहानी बदल रही है, उसके चलते पुलिस ऑफिसर्स को इन सारी ही चीज़ों के बारे में आखिर में पता चल जाएगा। तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में तो उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विजिट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके
मार दिया गया। मोहम्मद मुमताज और सबा के बीच इन्हीं बातों को लेकर बार बार लड़ाइयाँ हुआ करती थी और उस रात वो लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद सबा रात को जाकर आराम से सो जाती है। उसका पति दूसरे कमरे में सो जाता है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद मुमताज को नींद आ जाती है तो वो अपने साथ एक चाकू लेकर आती है और जैसे ही उसके पति के पास वो पहुंचती है तो उसके जागने से पहले ही वो उसके सिर पर वार कर देती है। दूसरी तरफ उसने उसके गले पर भी वार कर दिए थे। जगह जगह वो उसके शरीर पर अटैक करती जा रही थी और यही कारण था कि मोहम्मद मुमताज अपनी मदद के लिए चिल्ला पाता उससे पहले ही वो उसकी जान ले लेती है। उसने उसके सिर में इस टाइम तक काफी सारे वार कर दिए थे, दूसरा गले पर वार कर दिए थे। यही कारण था कि वो चिल्ला भी नहीं पाया और आखिर में कुछ इस तरीके से वो अपनी जान गंवा देता है। लेकिन मोहम्मद मुमताज के जान गंवा लेने के बाद भी उसकी पत्नी कन्फर्म इस बात के लिए हो जाना चाहती थी, तो उसने लगातार फिर भी उसकी कमर पर, छाती पर, जांघ पर काफी सारे वार किए थे ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए और उसके बाद इसके बचने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। ये सारा कांड कर लेने के बाद वो वापस अपने कमरे से बाहर आती है। यहाँ पर आकर आराम से बैठती है, सोचने लगती है कि उसे किस तरीके से अपने पड़ोसियों को इन सारी ही चीजों के बारे में बताना है और आखिर में वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही इनके पड़ोसी यहाँ पर आते हैं तो उसने अपने आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें सारी की सारी बातें बताई कि किस तरीके से, जैसा कि उसने प्लान बना रखा था वैसे ही, कि रात को वो सो रही थी, बिजली गई हुई थी। जैसे ही वो बाहर आती है तो यहाँ का मंजर कुछ ऐसा था। पुलिस को जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो तुरंत सबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके अलावा जो वो उसका प्रेमी था उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ सबा ही है या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसका वो प्रेमी भी जुड़ा हुआ है और अभी भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइम था 26 अगस्त 2025 का और जगह थी छत्तीसगढ़ के जैसपुर का कुनकुरी, जब एक व्यक्ति अपने घर पर बैठकर बस इसी बारे में सोच रहा था कि अब कुछ ही देर बाद तैयार होकर उसे अपने काम पर निकलना है, क्योंकि सुबह के अभी 7 या 7:30 बजे का टाइम हुआ था कि इसी टाइम इनके पड़ोस में रहने वाला डमरूधर के घर से इसके पास कॉल आता है। सामने वाला बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार डमरूधर के घर पर ऐसा क्या चल रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा घबराया हुआ है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि जल्द से जल्द पुलिस वालों को लेकर वो उसके घर पर आ जाए। तो ज्यादा अच्छे से तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसी अचानक से क्या नौबत आन पड़ी कि इसके घर से इस तरीके का कुछ कॉल आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ उसके काम पर जाने की तैयारी शुरू हो रही थी, उसका टिफिन तैयार हो रहा था, तो वो खुद ही डमरूधर के घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो जाकर इस बात को थोड़ा अच्छे से चेक कर पाए कि ऐसा उनके घर पर क्या हो गया कि उसके घर वाले इतना ज्यादा बुरे तरीके से घबराए हुए हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर जस्ट घुसने ही वाला था तो उसने गेट के ऊपर ही खड़ा होकर ये चीज देखी कि डमरूधर का छोटा भाई जीतराम यादव अपने घर के कमरे के बिल्कुल चौखट पर ही इस टाइम बैठा हुआ है और वो कुछ एक मिट्टी के साथ इस टाइम खेल रहा है। तो वो उससे पूछना शुरू कर देता है कि हाँ भाई, आखिरकार तू क्या कर रहा है और यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और इसी टाइम उसकी दूसरी तरफ एक चीज के ऊपर नजर पड़ती है जिसे कि देखकर वो अंदर तक बौखला जाता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। और उल्टे पांव वो भागकर अपने घर पर जाता है और वहां पर जाकर पुलिस के पास कॉल करके ये बात पुलिस वालों को बताने लगता है कि उसने वहां पर क्या कुछ देखा। मुझे लगभग फोन आया, देवंती उनकी बहू जो है कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा घटना घट गया है, हम लोग घर के अंदर बंद है। तो हम लोग घर को खोले और देखे तो पूरा अंदर बिल्कुल कटा कटा था और वो टांगा लेकर के बैठा हुआ है। कुनकुरी पुलिस को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं जीतराम यादव के घर पर। और जैसे ही वो लोग मेन दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये चीज देखी कि एक बंदा अपने घर के अंदर मौजूद कमरे की चौखट पर बैठकर अब इस टाइम मिट्टी में खेल रहा है, अजीबोगरीब तरह के वो गाने गा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हालत
में नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। चिड़िए चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बड़ी बेचैन रहूंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर जैसा कि इसकी हालत है, ये कंफर्म हो चुका है कि जरूर ये अपनी जान गंवा चुकी होगी, क्योंकि इस टाइम उस महिला की बॉडी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त तरीके से नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी, मानो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हों। सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स उसके बाहर बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते थे। कोई आम व्यक्ति तो उसे देख भी नहीं सकता था तब तक जब तक कि पुलिस वाले यहाँ पर आते। उस व्यक्ति ने अपने गाँव वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में बता दिया था और यही कारण था कि काफी सारे गांव वाले डमरूधर के घर के बाहर खड़े हुए थे और वो लोग लगातार इसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स जीतराम यादव को ये बात साफ साफ बोल देते हैं कि भाई तू चुपचाप घर के बाहर आ जा, लेकिन जैसे ही जीतराम यादव ने पुलिस ऑफिसर्स को देखा तो एक खून से रंगा हुआ गंडासा उसने साइड से उठाया और उसे अपने पास रख लिया और ये बात बिल्कुल साफ साफ पुलिस ऑफिसर्स को उसने कह दी कि अगर कोई भी उसके पास जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी अभी उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा है और अगला नंबर हो सकता है उनमें से किसी का लग जाए तो वो लोग उसके पास बिल्कुल भी ना जाएं। और पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही थोड़ा पीछे हटते हैं तो वो दोबारा से उस गंडासे को वहीं पर रख लेने के बाद दोबारा से मिट्टी में खेलना शुरू कर देता है। दोबारा से वही अपने गाने गाने लग जाता है और अगले काफी देर तक पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मशक्कत करते रहते हैं और काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार जीतराम यादव पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाता है। हाँ तो मैं खा दूँ भाई, बना के देना, मुझे हाथ दे। तुम देगा हम वहाँ मस्त सूत गए, उसके साइड से उतरे नागिन टाइप का लोग। आदिल इधर आना थोड़ा सा, वीडियो बन रहा। जूम करना भी थोड़ा, हटना दे, हटना है मार पकड़ा गया। पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द उसे अपने कब्जे में लेते हैं। पकड़कर उसका गंडासा उसे छीनकर दूर फेंक दिया गया था। उसे वो लोग पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन ले जाते बीच रास्ते में भी वो यही बात कहता है कि उसने अपनी माँ गुल्लाबाई को मार डाला है और उसका उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तब तक पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी थी और पुलिस के दिमाग में इस टाइम काफी सारे सवाल चल रहे थे कि इस बंदे ने आखिरकार अपनी माँ को क्यों मार डाला, और मार भी डाला तो आखिरकार वो इस टाइम यहाँ पर मिट्टी में बैठकर क्यों खेल रहा था, क्योंकि उसे साफ साफ पता होना चाहिए कि उससे एक अब क्राइम हो चुका है, उसे जेल जाना पड़ेगा, तो उसे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है, जिसके चलते पुलिस ने अब इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। दूसरी तरफ जीतराम यादव के भाई डमरूधर से पूछताछ की और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। पुलिस को यह बात पता चलती है कि अगर इसके घर वाले अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ते तो हो सकता है गुल्लाबाई को अपनी जान न गंवानी पड़ती, और जैसे कि हालात इस टाइम जीतराम यादव के हैं उसके ऐसे हालात ना होते। इनके घर वालों ने ये बात बताई कि ये 24 तारीख को चेन्नई से वापस आया था। ये वहां पर कुछ एक पैसे कमाने के लिए जॉब की तलाश में ये वहां पर गया था, लेकिन जैसे ही ये वापस आता है तो ये काफी ज्यादा बहकी इस टाइम बातें कर रहा था। उसका ये कहना था कि इसे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं वो लोग, लेकिन आगे जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ये इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से ये लोग इसे ऑर्डर दे रहे हैं। ये इनके साथ बातें नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाला बंदा कभी तो इसे कहीं पर दिखाई देता है, कभी कहीं पर दिखाई देता है, और इसके दिमाग में काफी सारी इस टाइम आवाजें आ रही है। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा घबरा चुका है, बहुत ज्यादा इस टाइम वो परेशान हो चुका है। तो उसने ये सारी ही चीजें अपनी माँ और अपने भाई को बताई तो इसके भाई को ये बात लगने लगती है। दूसरी तरफ इसकी माँ ने उसके भाई को ये बात बताई कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई साया आ चुका है और इन सारी ही चीजों का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक से हो सकता है। तो वो लोग उसे ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल में किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जबकि एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं।
वहां पर जाकर उससे वो झाड़ फूक करवाने लगते हैं। उसने तांत्रिक ने उसे काफी सारे ताबीज वगैरह इस टाइम दे दिए थे ताकि जो ये बुरी शक्तियां इसे बार बार में नजर आ रही हैं, तरह तरह के काम इससे वो करवाना चाहती हैं, ये सारी चीजें उसे परेशान ना करें। तो उसे वो ताबीज वगैरह बांध लेने के बाद जब वो लोग वापस घर पर आए थे तो इस घटना के जस्ट अगले ही दिन 26 तारीख को ये सारा का सारा मामला घटने लग जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी माँ के साथ लड़ाई करने लग जाता है। पहले भी ये कभी कभार अपनी माँ के साथ लड़ाई कर लिया करता था, लेकिन ज्यादा देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज तो इसके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि जीतराम यादव घर के अंदर जाता है और वहां से एक कुल्हाड़ा ले आता है। गंडासा वो अपने साथ लेकर आया था और उसके बाद वो जितने भी परिवार के सदस्य उसके सामने आ रहे थे उनके सामने ये गंडासा दिखा दिखाकर ये बात बोल रहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा। सारे के सारे परिवार के लोग इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, जिसके चलते वो लोग घर के अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं और वहां पर जाकर कमरे की कुंडी लगा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माँ इस टाइम बाहर रह चुकी थी। घर वालों का ये अंदाजा था कि जैसे इस टाइम इसके हालात हैं, इस टाइम उनकी माँ घर के बाहर ही रह चुकी है, वो भी इसके सामने तो नहीं आएंगी। हो सकता है वो बाहर चली जाए या फिर किसी दूसरे कमरे में जाकर वो भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लें। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। वो अपने बेटे के पास जाती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस टाइम जीतराम यादव के सिर पर तो खून सवार था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखता है कि उसके सामने कौन है और वो उसी गंडासे से अपनी माँ के ऊपर हमला कर देता है। एक ही हमले में उसकी माँ की हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभाल तो नहीं पाती, वो नीचे ही गिर जाती है। लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में इस टाइम इनके घर के अंदर मौजूद बाकी सदस्यों को अंदाजा होने लगा था कि घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से रोने चीखने चिल्लाने की अब आवाजें बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। और बाकी लोगों का ये अंदाजा था कि जीतराम यादव ने गंडासी तो अपनी माँ के ऊपर क्या चलाई होगी, जरूर वो लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर रहा होगा। लेकिन उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वो तो इस टाइम गंडासा लेकर अपनी माँ के ऊपर लगातार हमले करता जा रहा है। 3 से 4 ही हमले उसने किए होंगे कि उसकी माँ ने अपनी जान गंवा दी। कि मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि वो टंगिया पकड़ के मारने के लिए जो आएगा उसको काट दूंगा बोला। फिर मैं घर जाके अंदर बंद हो गया, हम लोग चारों परिवार। उसके बाद में निकल के देखे तो खत्म हो। लेकिन ये बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसने अपनी माँ के ऊपर उनके जान गंवा लेने के बाद भी जीतराम यादव ने उनके ऊपर इतने सारे हमले किए कि उनकी इस टाइम शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। हाँ बेटा में बहस हुआ, बहस होके हाँ लोग ऊपर में आने आया, फिर हाँ लोग अंदर घुस गए, फिर इधर कांड हो गया। और उसके बाद जाकर इस घर के अंदर जो लोग अपने आप को घर के अंदर बंद किए हुए थे, उन्होंने अपने पड़ोसियों के पास कॉल करके ये बात कही कि भाई आज के टाइम में हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, कुछ इस तरीके से लड़ाई हमारे घर पर हुई थी, तुम जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाओ और बस बाहर से ही ये देखकर कि आखिरकार हमारे घर पर क्या चल रहा है पुलिस के पास कॉल कर दो। क्योंकि आज अगर देखा जाए जीतराम यादव अपने आपे से बाहर हो चुका है, तरह तरह के ये अजीबोगरीब बाहर से इस टाइम आवाजें आ रही है, तो तुम जल्दी से जल्दी जो कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए मदद के लिए करो। और उसके बाद वो बंदा ये बात सोचता है कि पता नहीं आखिरकार इस फैमिली में क्या चल रहा है। वो अपनी पत्नी को ये बात बोलकर कि वो आराम से उसका खाना वगैरह पैक कर दे, उसके बाद उसे काम पर जाना है। वो टहलते टहलते डमरूधर के घर पर आ पहुंचता है और यहाँ का नजारा देखकर उसे सारे की सारी चीजें पता चल चुकी थी कि ये फैमिली इतनी ज्यादा क्यों घबराई हुई थी। उसके बाद वो भागकर अपने घर पर जाता है और उसके बाद उसने पुलिस वालों के पास कॉल किया था। सर, एक युवक ने अपनी मां की बहुत बेरहमी से हत्या आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं, सारे एंगल पे हम
जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस ऑफिसर्स को उसे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जब भी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पास जा रहे थे तो वो अपने पास इस टाइम उसने वही गंडासा रख रखा था। वो उठाकर ये बात बोल दिया करता था कि अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो वो उसकी जान ले लेगा। और अगले लगभग 1.5-2 घंटों तक यूं ही मशक्कत चलती रहती है। उसके बाद जाकर इसे पकड़ा जाता है और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इसे साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और इसे पकड़ लेने के बाद पुलिस के द्वारा इसकी जब पूछताछ की जाती है, इसको डॉक्टर्स के द्वारा चेक करवाया जाता है, तो ये बात पता चलती है कि इस टाइम ये मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। और उस टाइम जब इसे झाड़ फूक करवाने के लिए ले जाया गया था तो इसे झाड़ फूक वालों की नहीं जबकि एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। अगर उसी टाइम इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता तो इस टाइम ना तो इसकी माँ अपनी जान गंवाती और ना ही बाकी परिवार के सदस्यों के ऊपर इतना खतरा मंडराता।